अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोज हु आर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। दिस इज सैयद मोहम्मद सिद्दीन और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की बुक रिव्यू सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके मुसन्निफ हॉवर्ड जिन हैं, इसका बुक रिव्यू करेंगे। ये किताब 1980 में शाया हुई। जदीद दौर में जब भी तरक्की या मजबूत जमहूरियत का जिक्र किया जाता है तो अमेरिका की मिसाल ज़रूर दी जाती है। छोटे से जेम्स टाउन से शुरू होने वाली ये कहानी एक ग्लोबल हेजमोन या सुपर पावर तक किस तरह पहुंची, हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कहानी का आगाज होता है कोलंबस पिज़ारो पोर्ट्स। ये वो लोग हैं जो यूरोप से एशिया तक का मगरबी समुद्री रूट ढूंढने निकले थे इनके सफ़रनामे से, और ये एशिया तक तो पहुंच नहीं सके, लेकिन ये लोग शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के साहिलों पर जा पहुंचे, जहां पर इन्हें नेटिव अमेरिकन्स का सामना हुआ। नेटिव अमेरिकन्स इंतहाई शरीफ और मासूम लोग थे जो कि बाकी दुनिया से कट गए थे, या इन्हें ये लोग नई दुनिया के लोग कहते थे। इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इनसे क्या मांगा? इनसे सोना मांगा और इन पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ डाले। इतना जुल्म ढाया गया कि तारीखदान लिखते हैं कि अगर इंसान लिखने बैठे तो इंसान की रूह कांप जाए, यानी जिन लोगों ने वो सारे जो मुजालिम थे अपनी आंखों से देखें। यूँ जदीद सरमायादाराना निज़ाम की जो बुनियाद थी वो इंसानी हड्डियों, खून और टूटी हुई कमरों के ऊपर रखी गई। फिर इसके बाद जिस चीज़ का किताब में जिक्र आता है वो जेम्स टाउन है, जो वर्जीनिया में बनाया गया। ये बरतानिया से लोग आए और उन लोगों ने जेम्स टाउन की बुनियाद रखी, लेकिन जेम्स टाउन इन लोगों को बिल्कुल नहीं भाया। यहाँ पर ना तो इन्हें काश्तकारी करना आती थी या इन्हें सर्वाइव किस तरह करना है ये भी नहीं पता था। इसीलिए फिर ये लोग कहत साली और भूख और अफलास का शिकार हो गए। साल 1609 और 1610 इन पर इंतहाई मुश्किल गुजरे। भूख का ये आलम था कि इस किताब में ऑथर लिखते हैं कि एक शख्स की गोद में उसकी बीवी ने सर रखा। भूख के मारे उस शख्स ने मौके को गनीमत जाना और अपनी बीवी का सर काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए और अपने लिए खुराक का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यहाँ पर रहने वाले इन लोगों को, इन यूरोपियंस को सोना मिल गया, लेकिन वो सोना वाकई वाला सोना नहीं था, वो गोल्ड लीफ था। जी हाँ, वर्जीनिया का तंबाकू, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन और खुशबूदार तंबाकू है, वो इन्हें मिल गया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने उस तंबाकू को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जहाज़ों में भर भर के। लेकिन यहाँ पर एक मसला था। मसला ये था कि यहाँ पर काश्तकारी के लिए, तंबाकू की काश्तकारी के लिए और दीगर अजनास की काश्तकारी के लिए इनको मैन पावर चाहिए था, और मैन पावर का हल इन्हें मिला अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका से स्याह फाम गुलामों को जहाज़ों में भर भर कर अमेरिका के साहिलों पर पहुंचाना शुरू किया और यूं स्लेव ट्रेड शुरू हुई और अमेरिका में स्लेवरी का आगाज़ हुआ। लेकिन फिर हमारे पास जो दूसरा इस किताब में जो पॉइंट रेज किया गया वो ये है कि यहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स भी थे। यहाँ पे पोहाटन्स और पिकाहॉन्ट्स जो कबाइल थे, पोकाहॉन्ट्स कबाइल जो थे, वो यहाँ पर रहते थे। इसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिकन्स, जो कॉलोनिस्ट थे, जो बरतानिया से आकर बसे थे, उनका मुतालबा था अपने गवर्नर से कि यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स को निकाला जाए और ज़मीनें कॉलोनिस्ट यानी आबादकारों में बांटी जाएं। लेकिन जो गवर्नर था उसने इनकार कर दिया। इसके नतीजे में नथानियल बेकर, जिसने इस चीज़ का मुतालबा किया था, उसने अपना रिबिलियन कह दिया, रिबिलियन करार दे दिया, और इस रिबिलियन को बेकन्स रिबिलियन के नाम से याद किया जाता है। ताजे बरतानिया ने इस सारे मामले में इंटरवीन किया और गवर्नर को दोबारा बहाल करके बेकन्स रिबिलियन को दबा दिया। तो इस तरह फिर ये जो नेटिव अमेरिकन्स के साथ इनकी वो थी चपकलिश, ये तो चलती ही रही। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑथर ने चीज़ बताई है वो ये है कि डेवलपमेंट क्या हुई। इसके साथ डेवलपमेंट ये हुई कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें जो थी, 13 रियासतें जो थी, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो गई। और 1642 में, 1642 में जो वर्जीनिया में हाउस ऑफ बर्गेसेस का आगाज़ हुआ। ये एक बाइकैमरल बॉडी थी जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस था, और दीगर रियासतों में भी कानून बनना शुरू हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हो गई, जिसमें मारूफ पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन लोक का एक अहम किरदार था। इसके साथ अमेरिका में जो पूरा माशी निज़ाम था वो जो था, यानी जितना ही पॉलिटिकल सिस्टम था, ये चंद अमीर घरानों के हाथ में था। गरीबों का माशी इस्तेसाल हो रहा था, गरीब से गरीबतर होता और अमीर से अमीरतर होता जा रहा था। तो इस सारी सिचुएशन में, इस सारे मसले में जो वो था, वो पुअर, जो गरीब लोग थे, उनकी जो थी वो विक्टिमाइजेशन हो रही थी और उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। और जो मुआशी वसाइल थे वो ये थे कि ट्रेडिंग, शिपिंग और जो है स्लेव ट्रेड, यानी ये और काश्तकारी,
इसको करने के बाद जो है ये जो अमेरिका के बड़े ख़ानदान वो पैसा कमाते थे और उन्होंने पूरी जो अमेरिका में कॉलोनिस्ट थे उनको अपना गुलाम बनाया होता थे। तो ये भी कॉलोनिस्ट, लेकिन इन लोगों ने उधर अपनी, जैसे हम मोनोपोली कहते हैं, मोनोपोली कायम कर रखी थी। तो इसका नतीजा क्या निकला? और जब फ्रांस की जंग लगी, फ्रांस और ताज बरतानिया की अमेरिकी कॉलोनीज़ में जंग लगी, फिर उसके नतीजे में यह हुआ कि 7 साल तक जंग जारी रही। 1754 में शुरू होने वाली ये जंग एक खूनी जंग थी जिसमें दोनों तरफ से बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन बहरहाल 1763 में जंगबंदी हुई और पेरिस ट्रीटी कर दी गई। फ्रांस को इस चीज़ पर गुस्सा तो था, और इस जंग में जो खर्चा हुआ था और उसको रिकवर करने के लिए ताज बरतानिया ने क्या किया, ताज बरतानिया ने जो कॉलोनीज़ थी, अमेरिकन कॉलोनीज़, उन पर टैक्स इम्पोजिशन कर दी। और टैक्स किन किन चीज़ों पे लगाया था, जिनमें चाय सरे फहरिस्त थी। इसके बारे में बॉस्टन टी पार्टी एक बड़ी मशहूर टी पार्टी है। तो चाय पर टैक्स लगा दिया गया, जो कि अमेरिकन के लिए, यानी कॉलोनिस्ट अमेरिकन के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। तो यूँ अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की चिंगारी जो थी वो चल पड़ी, और करते करते फिर जो है अमेरिकी कॉलोनिस्ट और बरतानवी जो ताज बरतानिया, वो आमने सामने आ गए। और इसमें फ्रांस ने जो कॉलोनिस्ट अमेरिकन थे उनकी मदद की, और यूँ 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी उसको अनाउंस कर दिया। लेकिन ये कैसी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी, जिसे थॉमस जेफरसन ने लिखा था कि इस डिक्लेरेशन में औरतों का, गुलामों का और जो सफ़ेद फार्म सर्वेंट्स थे जो मिलकर एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते थे, इनका कोई जिक्र ही नहीं था, यानी इनका कोई जिक्र ही नहीं था। और अगर हम स्पेसिफिकली औरतों की बात करें तो इंसानी तारीख में औरतों ने सबसे ज़्यादा जहाँ पर धकियानुसी का सामना किया वो यही अमेरिकन स्टेट्स थी। आज अमेरिका ये कहता है कि औरतों की हकूक़ देने चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम जो अमेरिका की सिचुएशन थी वो काफ़ी ख़राब थी। औरतों का ना कोई सोशल सर्कल था, ना वो वोट दे सकती थी, ना उनका अमली ज़िंदगी में कोई अहम रोल था। तो औरतों, इसी वजह से 1840 में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो थी वो बड़ी कामयाब रहीं, क्योंकि जो औरतें अपने घरों तक महसूर थीं, उन्हें आगे बाहर निकलकर कुछ करना था, उन्हें भी अपने जो माशरा है उसमें अपना रोल प्ले करना था। तो इस तरह जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट चलती रही। लेकिन इसके बाद फिर हमारे पास ये आता है कि जो अमेरिका की जो लैंड्स हैं, अमेरिका में जो ज़मीनें हैं अपलाचियन माउंटेन्स के वेस्ट में, ये अमेरिकन को चाहिए थी। अब अमेरिकन ने क्या किया, अमेरिकन ने एनेक्सचर जो है ये शुरू कर दिया मिसिसिपी रिवर के उस तरफ, यानी वेस्टर्न साइड की तरफ अगर हम बात करें। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो आज का मौजूदा टेक्सास है उसने मेक्सिको से अलहदगी इख्तियार की। मेक्सिको से अलहदगी इख्तियार करने के बाद 1845 में अमेरिका ने अमेरिकी कांग्रेस ने टेक्सास को अपने साथ जम कर लिया और एक स्टेट बना दिया। यूँ अमेरिकी रियासतों में एक रियासत का और इजाफा हुआ और अमेरिकी मेक्सिको तक जा पहुंची। लेकिन मेक्सिको के बॉर्डर तक जब अमेरिका की हदूद पहुंची तो अमेरिका की और मेक्सिको की जंग लगी। ये एक घुमसान की जंग थी जो काफ़ी अरसे तक जारी रही और इसमें शदीद जानी नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका इसमें मेक्सिको सिटी, जो आज मेक्सिको का कैपिटल है, यहाँ तक जा पहुंचा था और अमेरिका वालों ने बहुत जुल्म किए, यानी जो कॉलोनिस्ट अमेरिकन हैं इन लोगों ने बहुत जुल्म किए मेक्सिको में। और इसका रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका ने रियो ग्रांडे तक अपनी जो है बाउंड्री कायम कर दी और कैलिफोर्निया और न्यू मेक्सिको जो इलाके हैं इनको महज $15 मिलियन के अपने साथ जम कर लिया और मेक्सिको को $15 मिलियन जो है वो पे कर दिए। तो इससे जो है, इसके बाद जो है अमेरिकन ने अपना जो है वेस्टर्न साइड की तरफ अपनी टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ा किरदार था एंड्रयू जैक्सन का, जिसे अमेरिकी तारीख में एक हीरो माना जाता है। लेकिन नेटिव अमेरिकन, यानी जो वेस्टर्न साइड्स पर जिन्हें पुश किया जा रहा था, नेटिव अमेरिकन के लिए एंड्रयू जैक्सन किसी विलन या वाकई किसी बला से कम न था, क्योंकि इसने उन लोगों को उनके इलाकों से निकाला और फिर उनके लिए अमेरिका की अपनी ज़मीन जहाँ के वो बासी थे उसे तंग कर दिया। तो ये एक बड़ी दर्द भरी दास्तान है। तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है स्लेवरी। ये प्रॉब्लम तो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन फिर स्लेवरी एक बहुत बड़ा मसला था अमेरिका में, जिसका ऑथर इस किताब में जिक्र करते हैं। स्लेवरी ये थी कि अमेरिका में स्लेव्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि 3 या 4 मिलियन स्लेव्स जो थे अमेरिका में रहते थे। और स्लेव का सबसे ज़्यादा रोल था जनूबी रियासतों में, यानी साउथ रियासतों में। फिर हमारे पास आते हैं इलेक्शन 1861 के इलेक्शंस जो थे वो अब्राहम लिंकन ने जीते थे। और लिंकन की सबसे बड़ी रेटोरिक यही थी कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देन ही इज गोइंग टू एंड द स्लेवरी। और इस बिना पर जब लिंकन का इलेक्शन हुआ है तो हम देखते हैं कि जनूबी रियासतों में लिंकन का नाम ही बैलेट पर शामिल नहीं था, और जबकि जनूबी रियासतें जो थी
ये जो शुमाली रियासतें थी वो तो इस चीज़ की हामी थी कि इसको ख़त्म किया जाए, ये जो स्लेवरी है इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि स्लेव रिबिलियंस वगैरह शुरू हो गए थे और एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो लेकिन इसका नतीजा क्या निकला, जैसे ही लिंकन ने अपना हल्फ उठाया, उसके बाद जो है अमेरिका दो हिस्सों में बांट गया, कॉन्फेडरेशन स्टेट्स और यूनियन स्टेट्स। कॉन्फेडरेशन स्टेट्स और यूनियन स्टेट्स के दरमियान फिर जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर लग जाती है, और ये खूनी सिविल वॉर है जो 4 साल तक जारी रही और 1865 में जाकर इख्तिताम पजीर हुई। और इसके इख्तिताम पर वो चीज़ अचीव कर ली गई जिसका लिंकन ने ख्वाब देखा था। जी हाँ, 13th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कामयाबी से हासिल कर ली गई और अमेरिका में गुलामी का खात्मा हो गया। लेकिन इससे एक चीज़ का जो है वो इजाफा हुआ अमेरिकी सोसाइटी में, और वो था रेसिज्म, यानी सफ़ेद फामों का स्याह फामों के लिए दिल में बुग़्ज़ कीना या हेट्रेड, जो आज तक पूरी मगरबी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इवन आज भी अगर हम खड़े हैं तो लास्ट नाइट जो न्यूज़ मेरे पास आई थी वो ये आई थी कि विनीशियस जूनियर, ही इज़ अ रियल मैड्रिड प्लेयर, तो व्हेन ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट वैलेंसिया, तो क्राउड से उसको रेशियली अब्यूज़ किया गया। तो ये अभी भी वेस्ट में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद जो फिर हमारे पास मुसन्निफ लिखते हुए पोर्शन को शिफ्ट करते हैं, तो वो हमारे पास आता है अमेरिकन गिल्डेड एज। अब अमेरिकन गिल्डेड एज की बात अगर हम करेंगे तो गिल्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने कवर चढ़ा लिया और उसकी जो अंदर असल है उसको छुपा लिया हो। जी हाँ, बज़ाहिर अमेरिका लेट 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता और माशी तौर पर मजबूत नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक्त अमेरिका में एंड्रयू कार्नेगी, जेपी मॉर्गन और जॉन डी रॉकफेलर की मोनोपोलीज थी। यानी आप यूं कहिए कि अमेरिका का सारा माशी निज़ाम और सारा बिजनेस इन 3 शख्सियात के शिकंजे में था। कोई भी नया बिजनेसमैन अगर मार्केट में आता तो ये लोग कीमतों को कम करके उसके लिए मसाइल पैदा कर देते और वो अपना बिजनेस एट द एंड इनको सेल करके चला जाता था। ये गिल्डेड एज है और ये मोनोपोलीज की एज है, जिसको डिटेल से ऑथर ने इस किताब में जो है वो पिक्चराइज किया है और लिखा है और बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा है। तो उसके बाद फिर जो अगली चीज़ आती है, यानी ये जो है यानी मोनोपोलीज का जिक्र है, ये तो लेट 19th सेंचुरी का। उसके बाद जब 20th सेंचुरी का आगाज़ होता है, 20th सेंचुरी का आगाज़ होता है तो ऑथर ने वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट को जो है वो पिक्चराइज करने की कोशिश की। अब वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट को किस तरह पिक्चराइज करने की कोशिश की है ऑथर ने, उसने ट्रेंच वारफेयर ऑफ फ्रांस, जी हाँ वही ट्रेंच वारफेयर जो मशहूर ज़माना नेटफ्लिक्स सीरीज़ पीकी ब्लाइंडर्स में दिखाया गया था कि जो पीकी ब्लाइंडर्स का जो वो गैंग था, पीकी ब्लाइंडर्स, वो सारे वो भाई जो थे वो भी फ्रांस में लड़के आए थे और वो साइकोलॉजिकली उन पर क्या प्रेशर था। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की और घमसान की जंग थी जो जर्मन्स और एलाइड पावर्स के दरमियान चल रही थी। अमेरिका जो था इसमें न्यूट्रल था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 1915 में एक लुसिटानिया नामी जहाज़ था जो ब्रिटिश जहाज़ था, जिसमें 124 अमेरिकन भी शामिल थे। उसे जर्मनी की जो सबमरीन थी उसने टॉर्पेडो कर दिया। अब उसके टॉर्पेडो का नतीजा ये निकला कि उस जहाज़ में जितने भी लोग थे वो जान से हाथ धो बैठे, जिसमें 124 अमेरिकन थे। यूं अमेरिका पहली जंग अज़ीम में कूद पड़ा, लेकिन पहली जंग अज़ीम में कूदने के नतीजे क्या थे? जी हाँ, ऑथर ने इस किताब में उस टाइम सारे अमेरिका की जो सिचुएशन है उसको पिक्चराइज किया है। ऑथर इसमें लिखते हैं कि उस टाइम अमेरिकन जो थे द गवर्नमेंट वाज विलिंग फॉर द वॉर बट द पीपल ऑफ अमेरिका वाज नॉट विलिंग फॉर द वॉर। उस टाइम अमेरिका में सोशलिस्ट मूवमेंट और मार्क्स का नज़रिया इंतहाई ताकतवर था, और जितने भी जो स्टेक होल्डर्स थे, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वो ये नहीं चाहती थी कि अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदे। और यहाँ तक भी लीडर्स ने कह दिया दैट द स्टेट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। वो किस तरह? क्योंकि जैसे ही पहली जंग अज़ीम लगती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि अमेरिका में जेपी मॉर्गन, जो बहुत बड़े जो लोहे का काम करते थे, जिनका हमने मोनोपोली में जिक्र किया, वो बहुत बड़े आयरन मर्चेंट थे और ही was one of the richest person in the world at that time। तो उनकी जो फैक्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्शन बढ़ी और उनकी इनकम जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और यही वजह थी जिसकी वजह से सोशलिस्ट मूवमेंट्स जो थी वो वॉर को अपोज कर रही थी। लेकिन अमेरिका को वुडरो विल्सन जो थे उनके बारे में ऑथर ने ये लिखा है कि ही गॉट अ चांस टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 1। तो इस तरह जो है वो वॉर लगी, और इस पूरी सिनारियो में इस किताब में ऑथर ने वो सारा सिनारियो बताया जिसमें अमेरिका के विद इन अमेरिका जो थी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल करने को अपोज किया जा रहा था। और जब वॉलंटियर्स को मांगा गया तो वॉलंटियर मांगे गए तो वॉलंटियर्स का जो वो था टर्न आउट था वो बड़ा कम था, यानी एक्सपेक्टेड जितना था उतना नहीं था, यानी काफ़ी कम लोग जो थे वो वॉलंटियर उन्होंने किया। तो लेकिन फिर हुआ ये कि इंटरनली इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़ा, और एट द एंड अमेरिका एंड द एलाइड पावर्स एंडेड एज द विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के वो जीत चुके थे।
तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आती है दूसरी जंग अजीम, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आती है कोल्ड वॉर। लेकिन ये सारी चीज़ें और अमेरिका का ग्लोबल हेजमॉन बनना हम आपको बताएंगे अगली एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।